आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मोनालिसा को लेकर जो केस थ्योरी चल रही है उसमें अब नई लड़की पूजा शर्मा का नाम आ गया है। अब हमारे साथ एडवोकेट रंजन सिन्हा जो हाईकोर्ट में वकील है दिल्ली के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका नेशन वन पर। थैंक यू। सर ये बताइए, ये पूरा मामला मोनालिसा से हटकर हमने जो है मारुति सिंह जी से भी बात करी थी, जो एक्टर हैं रवि सूद, उनसे भी बात करी थी। तो ये अब आपका पार्ट इसमें क्या है सर? एक तो ये पूजा शर्मा का केस आप देख रहे हैं पूरा, तो आपको क्या कहना है सर? मैडम, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें मोनालिसा तो कहीं है ही नहीं। मोनालिसा के नाम से जाना जाता है सनोज मिश्रा, ठीक है? सनोज मिश्रा उसके नाम से जाना जाता है। सनोज मिश्रा के नाम से मोनालिसा नहीं जानी जाती है। सनोज मिश्रा मोनालिसा के नाम से सनोज मिश्रा जानता है। अब सनोज मिश्रा और पूजा शर्मा एलियस देवी, इनका शर्मा देवी दो नाम है, तो इनका आपसी में कोई रिलेशन होता है, आपस में बातचीत होती है। इनको हम नहीं जानते। हमारे पास ये पहली बार 22 फरवरी को आई थी और रेफरेंस टू मिस्टर रवि सुधा चौधरी के थ्रू आई थी। और आकर मैडम इन्होंने जो रोया गया बचाया। मैं तो ये कहूंगा पूजा शर्मा को मैंने दूसरी जीवन दी है, दूसरी जीवन इनको दिया है मैंने, क्योंकि हमारे ऑफिस में आके सिर्फ इनका यही कहना था कि अगर हमारा कुछ नहीं होगा तो हम अपने घर में सुसाइड कर लेंगे। मेरे स्टाफों ने इनको मोटिवेट किया, समझाया, बुझाया, सब कुछ करा, रोना गाना सब कुछ किया। फिर इनका एक वीडियो हमारे पास आता है जो मैं आपको इसमें है, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जीना पड़ा, सब कुछ होते हुए भी मैं हालातों की तरह जी, वो सिर्फ एक गलती की वजह से सनोज मिश्रा की बातों में आके, सनोज मिश्रा की झूठी बातों में, झूठे झांसे में आके मैंने ऐसी जिंदगी जी है कि कोई अनाथ बच्चे भी नहीं जी सकते। एक पैसे के लिए मौत सवाल है मेरा आपसे। हाँ जी, सॉरी सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई पूजा शर्मा आपके पास आई, मदद मांगी उन्होंने, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने तुरंत पलटी मारी? क्योंकि 164 पर उनके बयान भी दर्ज है मजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद इल्जाम लगाने के बाद वो पलट क्यों गई? मैडम, पूजा शर्मा हमारे सामने दो है। एक तो कंप्लेन करने से पहले जो पूजा शर्मा थी, और एक कंप्लेन 164 के बयान होने के बाद पूजा शर्मा है। एक ही पूजा शर्मा के दो कैरेक्टर है, ठीक है? हमारे पास पहली कैरेक्टर ये थी जो दुखियारी, अबला नारी, जिसके साथ कुछ नहीं हुआ, माँ बाप से बिछड़ गई, घर समाज से बेदखल कर दिया गया, हर जगह से अलग हो गई। उस बेचारी को हमने मदद किया था। और उसके 164 के बयान के बाद इस लड़की का इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करना, इससे किसी से बात नहीं करना, ये हमारे को ये संदेशा हो गया था कि लड़की कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड हो रहा है, इसको कोई ना कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है। पूजा शर्मा का तो कहना है कि भाई मेरे ऊपर तो दबाव बनाया गया। एक थोड़ी तो ये है कि दबाव बनाया गया था, इसलिए मैंने ये बयान दर्ज करवा दिए थे। दूसरी थ्योरी ये है कि सनोज मिश्रा से वो शादी करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये सब हरकत करी ताकि शायद वो उनसे शादी कर ले। तो इन दो थ्योरी में से आप किस थ्योरी पर जाएंगे सर? मैं पहले सवाल का आपका जवाब देता हूं मैडम, कि पहला सवाल आपका ये था कि उनको दबाव दिया गया। मैडम, अगर हम दबाव देते तो हम उनको घर से लेके आते, उससे हमारा कोई मिलना जुलना नहीं है। वो आई, अपनी तकलीफ दी, एज ए एडवोकेट मैंने उनकी मदद करनी, लीगल जितना हो सका मैंने उनका मदद किया, ठीक है? और अब बात दूसरी आती है शादी की, तो मेरा ऑफिस लॉ फर्म है, ना कि मैरिज ब्यूरो, ठीक है? आपको शादी करना था, आप कंप्लेन नहीं करती। अगर एक सेकेंड आप ये कहती हैं कि मैं हमारे को जबरदस्ती हमसे एफआईआर कराया गया, तो मैडम आपके पास दो रास्ते वहां से निकलते हैं। एक निकलता है कि थाने में जाके 161 का बयान दे, और एक कोर्ट में 164 का बयान दे, वहां आप अपना स्टेटमेंट बदल सकती हैं, आप पे कोई दबाव नहीं होता है। और वहां भी आप प्रोटेक्ट कर रही हैं एफआईआर को, अपने साथ जो हुए हादसा वो बता रही हैं आप। मैडम, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे पास इतने एविडेंस, इतने मोटे व्हाट्सएप SMS और फाइल बनी है, पूरी की पूरी फाइल बनाई है। मैं आपको दिखा दूं, ये सारे मैसेज चैट है। एडवोकेट बिना एविडेंस का कोई काम नहीं करता। सपोज अगर मैंने इनको दबाव दिया, अगर ये कहती हैं, तो मैडम हमारे साथ साथ ये डीसीपी ऑफिस में जाके रिक्वेस्ट करी, रोना गाना करी, आईओ को करी, थाने SHO को करी, सबको करी, लेकिन इसके बाद भी इनका एफआईआर नहीं होता है। एफआईआर नहीं होने का रीजन क्यों? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। एक दिन इनके पास फोन आता है और उनको ये बताया जाता है कि आप मुझे पहाड़गंज वो जगह ले चले जहां आप उनके साथ रुकी थी।
वो खुद जाती हैं, वो रजिस्टर में डेट देखती है, पुलिस वहां से सीसीटीवी फुटेज लेता है और ये सब लेके पुलिस, लगता है पुलिस को कि हाँ ये केस जेन्युइन है तो एफआईआर कराती है। मैं एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए पहाड़गढ़ थाने में 8 घंटे बैठ कर रही, रोती रही कि मेरा एफआईआर करा दीजिए। ये पहाड़गढ़ थाने का फोटो है। जी। अगर ये कुछ भी किसी आपको भगवान ने मुंह दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोल देंगे। आप आज आप सच का साथ नहीं दे रही हैं, कल आपके साथ कोई खड़ा नहीं मिलेगा। आज आपके साथ 10 आदमी खड़े हैं, कल आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। मैं जानता हूं पूजा शर्मा गलत नहीं है और ना ही कमजोर है। अगर वो कमजोर होती तो मीडिया में आके सबसे पहले स्टैंड नहीं लेती। ठीक है, और भी बहुत सारे एविडेंस है, जैसे मारूफ जी के पास बहुत रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप है, मैसेजेस है। आपके ही चैनल पे मैंने रवि सुधा चौधरी को भी देखा जो मैसेज रिकॉर्डिंग और सुना रहे हैं। तो इसके अलावा और क्या एविडेंस चाहिए? कल आप कुछ और थी, आज आप कुछ और है। रीजन क्या है? या तो आपसे फाइनेंशियली कहीं से दबाया जा रहा है, या तो दूसरा आपको दबाव दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा, पूजा शर्मा एक एफआईआर करने नहीं आई थी, पूजा शर्मा 2 एफआईआर करने आई थी। एक करने आई थी उसमें सनोज मिश्रा पे, और दूसरा एफआईआर करने आई थी मुकेश मलिक पे, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। उनका कहना था, मेरे पास एविडेंस है, जो भी बोलूंगा, मैं एडवोकेट हूं, मैं कहीं घास नहीं काटता, मैं कोई ठेले छोले भटूरे नहीं बेचता, एडवोकेट हूं मैं। जो भी बोलूंगा आपको परफेक्ट एविडेंस के साथ बोलूंगा। उन्होंने ये बताया कि मेरे को सनोज मिश्रा ने 5 करोड़ रुपए बेच दिया मुकेश मलिक के हाथ से। ठीक है, उसका भी हमारे पास कंप्लेन रेडी है, लेकिन कंप्लेन को उन्होंने साइन नहीं किया, तो मैंने कंप्लेन फाइल नहीं किया। एविडेंस आ रहे हैं। बड़ा आरोप है जी मैडम। 5 करोड़ में मुकेश मलिक को सनोज मिश्रा ने भेज दिया, जिसका 3 लाख रुपए एडवांस सनोज मिश्रा के अकाउंट में है, जिसमें 2 लाख रुपया सनोज मिश्रा के पास है और 1 लाख रुपया पूजा शर्मा के अकाउंट में है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो अकाउंट से डिटेल निकल जाएगा। मैं तो पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और करूंगा भी कि पूजा शर्मा का कॉल डिटेल निकाला जाए, सीडीआर निकाला जाए, ताकि उनके किसके किसके से कनेक्शन ये पता चल सके। पूजा शर्मा क्या है, उनका क्या कैरेक्टर है। सर मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी, पूजा शर्मा की पृष्ठभूमि क्या है? पहले वो क्या मुंबई में रहती थी या झांसी में रहती थी, और आप तक कैसे पहुंची? मेरे को वही इसमें रवि सुधा चौधरी भेजे, सबसे पहले टॉप न्यूज का जो सिगरेट का जो न्यूज था वो मेरे पास आया। बोला आपने सबका काम किया होगा, एक तकलीफ है, लड़की है जो अबला नारी है और इसके साथ बहुत गलत हुआ है। मैं आपको मल्टीपल मैसेज दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, और आपको एक टॉप सीक्रेट न्यूज चैनल है उससे आपका न्यूज भेजता हूँ। मैंने देखा जिस तरह इसने स्टैंड लिया है, अपने ऊपर जिस तरह स्टैंड लिया है, मुझे फक्र हुआ कि कोई तो है, एक लड़की निकल के आई, अपने आवाज को उठाई है। लेकिन इस बात का उतना ही मुझे दुख हुआ जब इसने अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं। लेकिन मैं अगर कहता हूं कि अगर तुम किसी दबाव में थी तो 164 का बयान जो होता है मैडम, वो किसी के सामने नहीं तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। वहां आप अपनी बात रख सकते थे कि आपकी उम्र 28 साल है, 28 साल है। मैं तो पूजा शर्मा से ये भी पूछना चाहूंगा कि आप अगर इतनी नासमझ है तो आप घर छोड़ के कैसे निकल गए? आज के डेट में आपके पेरेंट्स के, आपके फैमिली के एक बंदा खड़ा नहीं मिलता मुझे। आप कभी यहाँ जाके यूट्यूब पे बोलती है, कभी वहां जाके बोलती है। आपके पास कोई एविडेंस है तो पेश करें। सर पूजा शर्मा बेवजह की कहानियां न बनाएं। सर पूजा शर्मा ने भी वकील कराया, उनके जो वकील है वो कह रहे हैं कि जो एफआईआर हमने लॉन्च करवाई है उसमें वो सारे पॉइंट्स डाले हैं जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। मैडम बड़ा दुख होता है कि हमारे प्रोफेशन के लोग वो बात जानते नहीं है कि एफआईआर इस तरह से नहीं होता है विदाउट इन्वेस्टिगेशन। और इस तरह के सेक्शन में जब तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, जब तक इसमें डीसीपी साहब ऑर्डर नहीं करते हैं पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखने के बाद, तब तक एफआईआर नहीं होती है। वो शायद ना समझ है या उनको नहीं मालूम है, जो कुछ भी बोले जा रहे हैं। विदाउट इन्वेस्टिगेशन एफआईआर नहीं होता है और पुलिस के पास एविडेंस होना चाहिए, सबसे पहले एविडेंस, उसके बाद ही। सर एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, पूजा शर्मा ने बोला है कि जो कंप्लेंट की गई थी जिस आधार पर और जो धाराएं लगाई गई हैं आपकी तरफ से, शायद जब वो पहले आपके साथ जुड़ी थी, वो पूरी तरीके से गलत है। उन धाराओं में वो काम हुआ ही नहीं था जिन पर वो धाराएं लगा दी गई थी। मैडम मैं बताना चाहूंगा कि धारा लगाना पुलिस का काम है, एडवोकेट का काम नहीं है। आप जो कंप्लेन मुझे लिखेंगे, कंप्लेन मुझे जो देंगे, मैं उसको बना दूंगा, आपसे 10 बार पढ़वा दूंगा, आप एग्री करेंगे तभी उस पर सिग्नेचर करेंगे। आप बैंक से भी पैसा निकालने जाते हैं तो चेक पे साइन करते हैं और बैंक सामने से सिग्नेचर कराता है। तो इतना बड़ा ऑफेंस में पुलिस 2 बार 4 बार जरूर पूछती है, अलग से पूछती है। आपको एज एडवोकेट मैं 4 बार कंप्लेन को पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, आप एडमिट करेंगे तो ही कंप्लेन होगा, इससे पहले तो होगा ही नहीं।
हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड है और उनके बताए हुए स्टेटमेंट है, और मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कई जगह जाके उन्होंने एबॉर्शन कराया, उसका सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। पुलिस भी मुजफ्फरनगर जाके वो एविडेंस लेकर आई है, पुलिस के पास वो साक्ष्य है। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा। रंजन सिन्हा जी, मेरा आखिरी सवाल, एक आप वकील हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, अब आगे की लड़ाई कैसे लड़िएगा, क्या करेंगे अब? मैडम मैं तो कुछ नहीं करूंगा, करना होगा तो देखिए, मैं उनका एडवोकेट था, अब नहीं हूं, ठीक है, मैं एडवोकेट था, अब नहीं हूं। अब तो मुझे न्याय पे भरोसा है, और न्याय जस्टिस करेगी ही करेगी। इस तरह किसी को किसी के स्टेटमेंट बदल देने से और किसी को कुछ भी बोल देने से मीडिया ट्रायल नहीं चल रहा है। कोर्ट अपना प्रोसीजर पूरा करेगी, और कोर्ट के पास इतने एविडेंस है कि इस पे वो बात कर सकती है। अब आपका फैक्ट है कि आप अपना स्टेटमेंट चेंज करें, अपनी बात रखें, लेकिन वैसे ही कोर्ट ने उनको नहीं भेजा है जेल। कोर्ट के पास सबूत है तभी तो जेल भेजा है, वरना 30,000 से और हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत स्वागत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।